जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी का हिस्ट्री सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 10 तक कर चुके हैं। जो भी अभी तक उसको कवर नहीं किए उसको जरूर कवर कर लीजिए, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ओके, तो आज हम लोग 11 चैप्टर को देखेंगे। इससे पहले 10 तक देख चुके हैं, ठीक है। और आप सबको पता ही होगा एनसीईआरटी की पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है सभी परीक्षाओं के लिए। चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात करो या यूपीएससी की बात करो, इन तमाम परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो अब तक जैसे हम लोग अब तक के सेशन में क्या देखे हैं, जो यूपीएससी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं, कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए, इन तमाम बिंदुओं को आप सबों तक रखा है मैंने। और आगामी सेशन में भी इस तरह से जो भी बिंदु होंगे उनको मैं हाईलाइट करता चला जाऊंगा और मैं शॉर्ट नोट के माध्यम से आप सबों के बीच प्रस्तुत करता हूँ क्लासेस, ताकि आप सबों को कम समय में बेहतर प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। तो आप सभी जो जिस तरह से मैं ये शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसका पीडीएफ जो है ना अपना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही जल्द। ये इसके बाद एक और सेशन होगी, उसके बाद 6 क्लास के जो है ना हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसका मैं एक जगह सारा का सारा पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, एक जगह क्रिएट करके, ओके, ताकि आप सबों के लिए सुविधाएँ हो जाए। ओके, और जैसे ही ये सेशन, जैसे ही हिस्ट्री सब्जेक्ट की 6 क्लास की हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट हुई, इसका पूरा 6 क्लास की, ठीक है, पूरा 6 क्लास की मैं एक टेस्ट बनाने वाला हूँ, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन अब तक में एग्जाम में आया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू बेस रहेंगे, ठीक है। उसमें आप सबको कुछ ज्वाइन होना है। ओके, जैसे ये और एक सेशन होगी चैप्टर नंबर 12 तक है, उसके बाद मैं एक टेस्ट लूँगा नेक्स्ट डे। उसमें वो क्वेश्चंस लाऊंगा जो अब तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जिस तरह मैंने बताया भी है, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी की आपके 6 क्लास। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं रहेगा, सिर्फ इसी से रहेगा, जो मैंने पढ़ाया है उसी से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। बहुत जल्द, यानी कि नेक्स्ट जैसे ही 12 चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके नेक्स्ट सेशन में आपका टेक्स्ट हो जाएगा। ओके, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में कहा जाता है नए साम्राज्य और राज्य। इसमें देखेंगे नए साम्राज्य और राज्य के बारे में, ठीक है। देखिए, कहा जाता है, मैंने लिखा है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है? जिस तरह से प्रशस्ति जो है एक प्रकार का अभिलेख होता है, जैसे कि इससे पहले वाली भी अभी हम लोग जैसे 10 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में भी इसके बारे में चर्चा की गई। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है क्या, जिसके किसी के बारे में जीवनी लिखा हो, कुछ जिसके बारे में कुछ बताने का प्रयास किया हो। जैसे पिछले सेशन में चैप्टर नंबर 10 में क्या गया था सातकर्णी के बारे में हम लोग पढ़े थे कल के चैप्टर में, कल के सेशन में सातकर्णी के बारे में, जो इसकी जीवनी लिखा था गौतमी, इसकी माँ नहीं गौतमी, जो इसकी जीवनी लिखा था गौतमी बालश्री नामक अभिलेख में सातकर्णी, जो सातवाहन काल के सबसे प्रमुख शासकों में से एक था सातकर्णी, उसके बारे में चर्चा की गई थी, गौतमी बालश्री के बारे में, ठीक है। उसी तरह ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं जिसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगी आगे। तो अभी जो है इसमें एक अभिलेख है प्रशस्ति के बारे में चर्चा की गई, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, समझने के प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रशस्ति होता है क्या है? प्रशस्ति जो है एक विशेष किस्म का अभिलेख है। प्रशस्ति जो है एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है, ओके, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ओके, उसके बाद ये एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति जो ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशंसा मतलब होता है ना कि आप प्रशंसा करते हो। जैसे अभी मैंने क्या बोला था, सातकर्णी कौन थे? सातवाहन शासकों में से सबसे प्रसिद्ध, सबसे सफल शासक था सातकर्णी। तो उसी के बारे में प्रशंसा की गई है गौतमी बालश्री नामक अभिलेख के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार प्रशस्ति होता है, प्रशस्ति ही जिसके हम लोग हिंदी में जो है जिसका अर्थ हम लोग समझ सकते हैं प्रशंसा। क्लियर, प्रशस्ति समझ चुके हैं। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त के बारे में दरबारी कवि हरिसेन द्वारा 1700 साल पहले संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई है। तो वही कहा जा रहा, प्रशस्ति के माध्यम से हमें ये जानकारियाँ प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त जो थे इसके बारे में जो एक दरबारी कवि थे हरिसेन, ये एक कवि थे हरिसेन, ठीक है, इनके द्वारा एक प्रशस्ति लिखी गई थी जो लगभग 1700 साल पहले संस्कृत भाषा में। इसको ध्यान रखना आपका, कौन कौन से भाषा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए।
कहा जा रहा है कि समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में उसके एक कवि थे, दरबारी कवि थे, जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने एक अभिलेख लिखा था लगभग 1700 साल पहले में, 1700 साल पहले संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और इलाहाबाद में जो है ना, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ, अशोक के बारे में जानते हैं, सम्राट अशोक, उसके स्तंभ के बारे में खुदाई की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। ये प्रशस्ति के बारे में दिया गया है। उसके बाद कहा जाता है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की जो है अभिलेख, समुद्रगुप्त की अभिलेख के बारे में कहा जाता है हरिसेन ने उसे एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि कहा है। मैंने अभी क्या बताया था आपको, प्रशस्ति क्या होता है, प्रशस्ति का सीधा सीधा अर्थ होता है आपका प्रशंसा करना। प्रशंसा करना मतलब उसके माध्यम से, जो अभिलेख के माध्यम से उसकी प्रशंसा किया जाता है, ठीक है। ये जिस तरह से अभी मैंने साथ करने का भी एग्जाम्पल लिया था, उसी प्रकार इसमें कहा जाता है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हरिसेन, यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में उसके अभिलेख किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता, अभिलेख ना पूछ के प्रशस्ति पूछ दे, या प्रशस्ति ना पूछ के अभिलेख पूछ दे, बात बराबर है, क्लियर। उसके बाद कहता है समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो हरिसेन ने लिखा था, जो उसी के दरबारी कवि थे, समझ में रहे हो, उसी के दरबारी कवि थे। उन्होंने, हरिसेन ने संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को लिखा, और उस प्रशस्ति में सम्राट समुद्रगुप्त को योद्धा कहा है, युद्धों को जीतने वाला राजा कहा है, और विद्वान भी कहा है, और उत्कृष्ट कवि भी कहा है। मतलब कि समुद्रगुप्त जो थे वो विद्वान थे, उत्कृष्ट कवि भी थे, और योद्धा भी थे। योद्धा यानी कि युद्धों को जीतने वाला थे, आपको इसको ध्यान में रखना है, ओके। उसके बाद कहा जाता है इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त इलाहाबाद प्रशस्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का, ठीक है, 9 शासकों का, उसके दक्षिणापथ में 12 शासकों का, असम, बंगाल, नेपाल तथा उत्तर पश्चिम के कई गणगण तथा संघ के राजाओं, बाह्य इलाके के कई शासक जिनमें कुषाण एवं शक वंश के थे, समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे। इसके बारे में ध्यानपूर्वक सुनिए। कहा जाता है प्रशस्ति में जो हरिसेन प्रशस्ति लिखा था, इसमें जो है जो बताया था कि कवि थे, योद्धा थे, विद्वान थे। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा इलाहाबाद प्रशस्ति जो है, इलाहाबाद प्रशस्ति में क्या कहता, इलाहाबाद प्रशस्ति में तो अशोक का जो है, अशोक स्तंभ के बारे में पता चलता। उसके बाद इस इलाहाबाद प्रशस्ति में क्या होता, आर्यावर्त के 9 शासकों का, उसके दक्षिणापथ के 12 शासकों का, असम का, बंगाल का, नेपाल का, उत्तर पश्चिम के गणगण, सभी इन तमाम बिंदुओं को जो है इसके बारे में चर्चा की गई है, जो सभी समुद्रगुप्त के अधीनस्थ थे। मतलब कि समुद्रगुप्त के जो भी कार्य थे, जो भी रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उनके बारे में ये स्वीकार करते थे, उसको फॉलो करते थे। एक होता है ना कि जो अकबर जो है क्या क्या चीज़ें किया था, कौन कौन से नियम लागू किया था, कौन कौन से नीति अपनाए थे, उसके आगामी शासक ने भी उसको फॉलो किया था। उसी प्रकार यहाँ पे जो है ना समुद्रगुप्त जो भी शासन में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो भी चीज़ें हुई थी, उसके आगामी शासक ने भी उसको फॉलो किया था। और ये तमाम जो है ना ये सब है, इन सबों ने इसका अधीनस्थ ग्रहण किया था, ठीक है, समझ गए। उसके बाद कहा जाता है प्रयाग, जगह का नाम है प्रयाग, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र गुप्त काल के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से कौन कौन से हैं। आपको प्रयाग बोलनी है, उज्जैन बोलनी है, और पाटलिपुत्र जो वर्तमान समय में भी ये पटना के नाम से जाना जाता है, बिहार में स्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी ही। प्रयाग, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र ये गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट बिंदुओं पर चलते हैं। देखो कहा जाता है प्रशस्तियाँ, शासकों की वंशावली, शासकों की वंशावली क्या होता है, जैसे आपके दादा हैं, दादा जो है, दादा की डेथ हुई, पापा वहाँ के शासक बने, पापा जैसे कुछ हुई, उसके बाद आप शासक हुए, मतलब कि वंश के अनुसार, ठीक है। तो उसमें कहा जा रहा है कि प्रशस्तियाँ जो है शासकों की वंशावली यानी कि पूर्वजों की सूची में विषय में भी बताती है। जैसे समुद्रगुप्त की वंशावली में पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, यानी कि समुद्रगुप्त के पिता के नाम क्या थे। इससे भी आप देखो इससे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। समुद्रगुप्त की वंशावली में पिता चंद्रगुप्त यानी कि समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त के बेटा समुद्रगुप्त थे, इसको आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें कहा जाता है गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे, चंद्रगुप्त, और माँ कुमार देवी। समुद्रगुप्त की माँ का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी गण की शासक हुआ करती थी, मतलब लिच्छवी गण की थी,
उसके बारे में पता चलता है। तो इसमें कहा जाता है प्रशस्तियों में जो है ना इसकी जीवनी के बारे में दिया गया, प्रशस्तियाँ जो थी ठीक है, उसके बारे में क्या क्या है। समुद्रगुप्त जो है ना, समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, और उसकी माँ कुमार देवी के बारे में इस प्रशस्तियाँ में चर्चा की गई है, बताई गई है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। कहा जाता है समुद्रगुप्त था, उसके पिता ने महाराजाधिराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं। प्रशस्तियाँ के देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा समुद्रगुप्त के बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था वो समुद्रगुप्त के पिता थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो समुद्रगुप्त के बेटा हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। मतलब इससे आप क्या समझ में आ रहे हो कि गुप्त शासक के से पहले शक शासक हुआ करते थे। आपको क्रम वाइज भी पूछा जाएगा कि गुप्त गुप्त काल से पहले कौन से शासक हुआ करते थे, तो शक शासक के बाद कौन से शासक आए। तो इस तरह से आपको बहुत सारे आपको आगामी चैप्टर में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको क्रम वाइज भी सजाना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपको प्रशस्ति में कहा जाता है कवि कालिदास तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? समुद्रगुप्त के दरबार में आए थे। ठीक है, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने समुद्रगुप्त के दरबार में आए हुए थे। और ये टोटल 9 पॉइंट है प्रशस्ति के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित जो शासक थे उसके बारे में देखते हैं। हर्षवर्धन और हर्षचरित ने अपने शासनकाल में क्या क्या किया था। इसका शासनकाल जो था 1400 साल पहले हुआ करता था हर्षवर्धन का। ठीक है, और उनके दरबारी कवि जो थे वानभट्ट जो संस्कृत भाषा में कवि थे। ठीक है, दरबारी कवि, अब ध्यान रखना, वानभट्ट जो थे वो संस्कृत भाषा में इन्होंने हर्षचरित के बारे में लिखा था। ठीक है, आपको पूछा जाएगा हर्षचरित के बारे में जो है किसने लिखा? वानभट्ट ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और ये कौन थे? हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के दरबारी कवि थे जो 1400 साल पहले शासन किए थे। ठीक है, उसके तरह चीनी यात्री स्वेन त्सांग, इसके बारे में मैंने पिछले सेशन में ही आपको चर्चा किया था आपके साथ। ठीक है, स्वेन त्सांग जो है ये लगभग 1600 साल पहले भारत की यात्री किए थे, चीनी यात्री हैं। ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। चीनी यात्री स्वेन त्सांग जो है लगभग 1600 साल पहले भारत आए थे। ये हर्ष के दरबारी थे। ठीक है, उसके हर्ष जो है दूसरा बेटा था। इससे पहले यानी कि इसके पिता के जो है सेकेंड बेटे थे। इससे पहले इसका एक बड़ा भाई भी था, और भाई की मृत्यु के बाद हर्ष जो है ना थानेसर के राजा बने। हर्ष जो है थानेसर के राजा बने अपने पिता और भाई की मृत्यु के पश्चात। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, हर्ष के बहनोई बोलते हैं जीजू को। ठीक है, हर्ष के बहनोई कन्नौज के शासक हुआ करते थे। ठीक है, जो बंगाल शासक में मार डाला गया। उसके बाद शासक जो है ना हर्ष बने। क्लियर? उसके बाद था पल्लव के बारे में कहा जाता है इसकी शासनकाल 1400 साल पहले था और दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण शासक था। पल्लव जो थे वो दक्षिणी भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। उसके बाद इसकी पल्लवों की जो शासनकाल था उस समय जो इसकी राजधानी हुआ करती थी कांचीपुरम से कावेरी नदी डेल्टा तक, इतना क्षेत्र तक पल्लव के शासनकाल में इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद चालुक्य के शासनकाल जो है 1400 साल पहले। आप ये कंफ्यूज मत करना कि देखो सारा के सारा 1400 साल पहले। आप देखो ऐसा थोड़ी होता है कि शासक जो है लगभग अगर 1400 साल पहले है, ये अगर उसके बाद 1500 साल पहले हो जाएगी, मतलब कि इसके बीच में तो इसकी मृत्यु हो सकती है ना। ठीक है, 100 साल वर्ष के अंतराल है। तो ये आप कंफ्यूज मत करना कि सब कोई 1400 साल पहले ही था। ठीक है, तो इसके हो सकता है कोई 45 साल में मृत्यु हो गई, कोई 60 साल में मृत्यु हो जाता है, कोई 99 साल, कोई 100 प्लस। ठीक है, तो पहले हुआ करता था, अब तो 100 बहुत बड़ी बात है। तो ये आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, चालुक्य इसका शासनकाल 1400 साल पहले। इस समय चालुक्य समय की राजधानी ऐहोल थी, इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ऐहोल जो है किसके शासनकाल में राजधानी हुआ करते थे, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे चालुक्य के समय में। और इसके शासनकाल कहाँ से कहाँ था? कृष्णा नदी से तुंगभद्रा नदी के बीच तक इसका शासनकाल हुआ करते थे। उसके बाद व्यापारिक केंद्र में धार्मिक केंद्र में परिवर्तन, जहाँ कई मंदिर थे। उसके बाद कहता पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कहा जा रहा है। इसके बारे में देखिए, सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय जो थे, सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। चालुक्यों में से सबसे प्रसिद्ध शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, उसी तरह का था दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति पता, इसके बारे में पता चलता है।
इसमें भी पुलकेशिन के बारे में भी परिस्थिति लिखा गया था, जिसका नाम था रविकीर्ति द्वारा जो है ये रविकीर्ति लिखा था। ठीक है, पुलकेशिन के बारे में इसकी प्रशासनिक चर्चाएं की गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और एक पहली बात कि जो भी बैकग्राउंड से साउंड आ रही है उसको इग्नोर कीजिए प्लीज़। ठीक है, इसको उसका चाचा के राज्य में मिला था, मतलब पुलकेशिन द्वितीय जो थे उसके चाचा के अगला राज्य के रूप में इसको मिला था। चाचा की मृत्यु होने के बाद इसको शासन मिला था। उसके बाद कहते था पल्लवों तथा चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चालुक्यों को समाप्त कर दिया। पल्लव और चालुक्यों को जो है ना अंततः राष्ट्रकूट तथा चालुक्यों ने समाप्त कर दिया, मतलब कि पल्लव और चालुक्य का राजवंश जो है समाप्त कर दिया था। इसका मतलब ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि पल्लवों के बाद कौन से शासक आए थे? राष्ट्रकूट तथा चोल वंश आए थे। ठीक है, और राज्यों के प्रशासन उस समय जो ना कैसे कैसे प्रशासन चलते थे, कर जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ करते थे। आप सबको को ये याद रखना, जो भी पहले शासन हुआ करते थे ना, जैसे गुप्त वंश, सम्राट वंश, ये सब जो है ना उस समय कर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते थे। उसका सबसे बड़ा स्रोत था कर। ठीक है, और फिर उन्होंने सबसे प्रथम इकाई किसको माना था? गाँव को। वंशागत शासन था, इसको याद रखना। यही से इसी से तो आप पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। कर महत्वपूर्ण था, प्रथम इकाई गाँवों को मानती थी, और वंशानुगत शासन हुआ करता, जैसे मैंने बताया था, बेटा का बेटा बेटा, बाप का बेटा बता समझ रहे। एक व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन जो थे वो महानायक भी थे और कुमार माते भी थे, मतलब मंत्री भी थे। उसमें हुआ करते थे एक आदि विजय, कई क्षेत्रों में मतलब कई प्रकार के शासक हुआ कर सकते थे। ठीक है, तो ये इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका 12 चैप्टर नंबर 11 को हम लोग कवर कर चुके हैं, और बहुत जल्द चैप्टर नंबर 12 आ जाएगी, मतलब कल ही सेशन में आ जाएगी। तो इसके बाद हम लोग चैप्टर यानी कि हिस्ट्री एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट देंगे। और आई होप कि चैप्टर नंबर 11 आई होप कि आप समझ चुके होंगे, और आप सब वो इस तरह से शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करना। देखो मैंने कितना शॉर्ट में बनाया है, और ये मैंने थोड़ा लॉन्ग इसलिए लिखा ताकि आप सबको को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आप इसको भी शॉर्ट्स कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आप सभी इस सेशन को समझ चुके होंगे, और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।